जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी को काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि ये जो हमारा टॉपिक है ये आगामी एग्ज़ाम में सभी जगह पूछता है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो मेंटल एबिलिटी का जो टॉपिक आता है उससे रिलेटिव ये क्वेश्चन है। ये मेरा 6वां वीडियो है, यानी 6 पार्ट है। इस टॉपिक का 6 पार्ट है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो 23 तारीख से एग्ज़ाम है यूपी पुलिस का, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को देखिए और लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं तो लगभग हम इसमें 15 से 20 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। कुछ इसमें मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है, कुछ इसमें हिंदी के क्वेश्चन है। तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा इसमें क्वेश्चन बन सकता है। और आप सभी को इसमें क्वेश्चन पे बने रहना है और देखते रहना हमारे चैनल, ठीक है। चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा आप सभी लोग, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास हमारा जो भी हमारा प्रयास है वो बढ़ नहीं पा रहा है। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक गद्यांश देगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इससे 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं आप सभी के। तो गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और उसको आंसर देना है, ठीक है। तो गद्यांश में क्या लिखा गया है, गद्यांश को पहले ध्यान से पढ़िए। कह रहा है महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथों से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करे। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता है वह पाप करता है और जो पाप का अन्न खाता है, ठीक है। ऋषि मुनियों ने कहा है ऋषि मुनियों ने कहा है कि बिना श्रम के जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। और महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता है कि प्रत्येक उपभोक्ता को उसके उत्पादन करना होना चाहिए, ठीक है। और उनकी नीतियों के उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं कि न गरीब कम होने में आती है और न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है, ठीक है। और न ही अपराधों की वृद्धि हमारे वश की बात है, हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसा ही श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया जिससे हमें हर किसी को हिस्सा हो सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ है जो हमने अभी पढ़ लिया। अब इससे रिलेटिव जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। पहला ही क्वेश्चन दिया है, कह रहा है गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। ऑप्शन में दिया है श्रम की आवश्यकता, श्रमहीनता के दुष्परिणाम, महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार, या श्रम सुदृढ़ जीवन पर आधार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी श्रम की आवश्यकता। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 66वां क्वेश्चन है, कह रहा है समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है। समस्त का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे पूछ रहा है कि समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है संपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी दिया है वृद्धि, सी दिया है विकास और डी दिया है वरदान। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा कि समस्त मतलब संपूर्ण होता है, उसका पर्यायवाची शब्द आपका संपूर्ण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसका आशय स्पष्ट करना है। तो आशय क्या कहता है कि महात्मा गांधी जीवन में सापेक्ष दर्शन को महत्व देते थे, ये गलत है, ठीक है। दूसरा है, कह रहा है महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे, ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है महात्मा गांधी श्रम की बजाय दर्शन को महत्व देते थे, ये भी गलत है। चौथा आपका सही होगा, क्योंकि महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा धन को महत्व देते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन दिख रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 68वां क्वेश्चन है। कह रहा है गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है। चोर की परिभाषा क्या है, वो किसके आधार पर देना है, जो गद्यांश है उसके आधार पर देना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका किसी का सामान चुराना, ऑप्शन नंबर बी है बिना श्रम मौज करना, ऑप्शन नंबर सी है बिना श्रम भोजन करना, और चौथा दिया है पाप का अन्न खाना।
तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। बिना श्रम भोजन करना इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। 69 क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन। कह रहा महात्मा जी गांधी जी पापी किसे मानते थे? ऑप्शन दिया है हिंसक को, बेरोजगार को, श्रमिक को या श्रम न करने वाले को। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। जो श्रम न करते थे उसको गांधी जी क्या मानते थे? हिंसक मानते थे या पापी मानते थे। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? 17वां क्वेश्चन है, कह रहा है पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन दिया है सुमित्रा नंदन पंत, हरि औध, प्रेमचंद या मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें जो पंचवटी की जो रचना किया था उन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 71वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं निर्जा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? निर्जा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? महादेवी वर्मा की, चंद्रवरदाई की, तुलसीदास की या सुमित्रा नंदन पंत की। तो जो निर्जा जिन्होंने लिखा था वो लिखा था महादेवी वर्मा जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 72वां क्वेश्चन है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कह रहे हैं हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? ऑप्शन नंबर ए है बिहारी भाषा, द्रविड़ भाषा, संस्कृत भाषा या अपभ्रंश भाषा। तो हिंदी भाषा का जो उत्पन्न हुई है वो संस्कृत से उत्पन्न हुई है। किससे हुई है? संस्कृत से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। आप सभी को मैं बता देता हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग वीडियो को बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप सभी को ये जितने भी मैं अब क्वेश्चन बता रहा हूँ आप इसका सटीक आंसर दे सकें। ठीक है, क्योंकि 23 तारीख से एग्जाम है, तो आप लोग बने रहेंगे तभी काम चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। कह रहा है कि वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण पहचाना है इस वाक्य में। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण या रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, यानी परिणामवाचक क्रिया विशेषण इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 74वां क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख रहा है, आपके क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से मृदु शब्द का प्रवाची शब्द कौन सा है? मृदु शब्द का आपको प्रवाची शब्द ढूंढना है। कह रहा है कोमल, मुलायम, मृषिण या कूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मृषिण होगा। क्या होगा? मृषिण। मृदु शब्द का जो प्रवाची शब्द होगा वो मृषिण होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग में तीन दिन दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? दीन, दिन और दीन। तो इसका आपको अर्थ बताना है। आपको भी को पता है कि दिन का मतलब हो गया दिवस, बस आपको दीन का पहचानना है। तो दीन मतलब होता है भिखारी या गरीब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दीन और अमीर इसका कोई मतलब नहीं है, गरीब दिवस इसका भी कोई मतलब नहीं है, अमीर दिवस इसका भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, दिवस और गरीब। दिवस और गरीब इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम 76वां क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को मैं बड़ा कर देता हूँ। ये बड़ा हो गया क्वेश्चन, इसका बताइए क्या होगा। ठीक है, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही वाक्य क्या होगा? इसमें आपको सही वाक्य पहचानना है कि सही वाक्य क्या होगा। तो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए है परोक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्येक या प्रारूप्त। तो कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आंखों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण की बात होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, प्रत्यक्ष होगा इसका। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ मैं मेंटल एबिलिटी से रिलेटिव क्वेश्चन है, इसमें आप देख लीजिए। मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को चुन चुन के लाया हूँ आप सभी के लिए। तो जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा।
तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या कहता है। कह रहा वह बेन आरेख चुने जो दी गई वस्तुओं के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। कौन कौन समझाता है? जैसे जानवर, सब्जियां, आलू। तो आपको पता है कि सब्जियां में जो है आलू आता है। क्या आता है? ये आपका आलू हो गया। ये किस में आता है? सब्जी में आता है। तो इस तरह आपका बन गया। लेकिन जानवर अलग होता है तो ये अलग बनाया जाएगा। तो इस तरह का वेन आरेख कहाँ पे है? ये है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये गलत होगा क्योंकि एक में आएगा नहीं, ये अलग अलग होगा नहीं, क्योंकि सब्जी तो एक तो रहेगी सब्जी। ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। बस आपको इस तरह से इसको डायग्राम के थ्रू आपको बताना होता है। ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया? देखिए ये आलू हो गया। आलू किसके आता है? सब्जी के अंदर आता है, लेकिन जानवर इससे भिन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए 57 क्वेश्चन है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आप लोग देख लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप लोगों के सामने दिया गया है। बस आपको चित्र को ध्यान से देख के पढ़ना है इसको। कह रहा है दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है, ठीक है, वर्ग वकील को दर्शाता है और वृत्त साक्षर को दर्शाता है, तो उन डॉक्टर वकीलों की संख्या क्या है जो साक्षर है? तो कह रहा है कि वर्ग वृत्त किसको दर्शाता है? साक्षर को। अब ये वृत्त वाला हमें सिर्फ लेके चलना है। और वृत्त में जो 5 नंबर है ये क्या है? ये डॉक्टर भी है और वकील भी है, क्योंकि ये जो वर्ग है, ठीक है, ये आपका क्या है? वर्ग वकील है। और ये जो त्रिभुज है ये क्या है? आपका डॉक्टर है। तो 5 नंबर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा? और ये गोले में भी है, साक्षर भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अब 99 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विकल्प में दी गई आकृतियां एक्स की सही छवि को दर्शाना है। बड़ा कर देता हूं मैं, आप लोग देख लीजिए। ये मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है। कह रहा है सही आकृति को दर्शाना है। सही आकृति क्या होगी? तो देखिए जब आपका कोई भी प्रतिबिंब इस तरह से बना हुआ है, जब आप रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये वाली आकृति बनेगी। ये तो बनी नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि उल्टा तो जाएगा नहीं, यही बनेगा। यहाँ पे आप प्रतिबिंब इस तरह से लगा दीजिए। जब आप इस तरह से इसको मान लीजिए प्रतिबिंब लगाते हैं तो यही तो इसका अपोजिट भी तो बनेगा। तो अपोजिट आपका फर्स्ट नंबर होगा। तो ए वाला इज द राइट आंसर होगा। ए वाला क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो ए वाला राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अंतिम और 100वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वह शब्द याद कीजिए। कह रहा है जो नहीं बनाया जा सकता उसको आपको निकालना है। तो निकालने के लिए देखिए एम भी है, EDICNE मेडिसिन। मेडिसिन भी बनाया जा सकता है। ठीक है। फिर मेडिटेट, MED है, आई है, ए भी है, उसके बाद टी है भी है, और ए भी बनाया जा सकता है। मेडिटेट भी बनाया जाएगा। मॉनिटर, देखिए एम भी है, ओ भी है, एन भी है। ठीक है। ये तीनों तो हैं। आई भी है, टी भी है, ओ भी है और आर भी है। मॉनिटर भी बनाया जा सकता है। कॉमन देख लेते हैं, COMMON। ये तीनों बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं चारों यहाँ पे देख रहा है। तो मेडिसिन को पहले हम लोग ध्यान से देख लेते हैं, MEDI। हाँ एक चीज है, ये मेडिसिन नहीं बना सकता, माफी चाहता हूँ, क्योंकि इसमें आई देखिए 2 बार दिया है। क्या दिया है? मेडिसिन में जो आई है 2 बार दिया गया है, लेकिन इसमें सिर्फ 1 बार है। तो मेडिसिन नहीं बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है। तो ये थे आप सभी के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको 15 क्वेश्चन पे चर्चा किया। आप लोग वीडियो पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे नंबर लाइए पीपल इसमें। जय हिंद।